करंट अफेयर का ठीक चल रहा है, सारा कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है सब। दिया है कि 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। मटेरियल में है ना ये क्वेश्चन। हाँ तो देखिए दिया है, इसका आयोजन 9 से 10 जून 2025 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। बात सही है? अपना नहीं पढ़ के तो आए नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 का आयोजन 9 से 10 जून आंध्र प्रदेश के कहा करा गया? तो विशाखापट्टनम में। दिया है आगे ई गवर्नेंस अवार्ड पुरस्कार दिया है मजलिसपुर पंचायत और रजत पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। थोड़ा सा मिस्टेक है भैया, ध्यान दीजिएगा। जो रोहिणी ग्राम पंचायत है, रोहिणी ग्राम पंचायत, इसको अवार्ड कौन सा दिया गया? तो गोल्ड अवार्ड दिया गया। कौन सा? गोल्ड दिया गया। और ध्यान दीजिएगा जो ग्राम पंचायत आपका मजलिसपुर है, इसको क्या दिया गया? तो सिल्वर दिया गया, रजत दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तर स्टेटमेंट दूसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। आइए तीसरे पर, इस पुरस्कार का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। बात अपने आप में क्या है? ठीक है। ध्यान दीजिएगा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? एक और 3 सही हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। हाँ बाकी ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? ध्यान दीजिएगा रोहिणी ग्राम पंचायत लगा लीजिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, रोहिणी ग्राम पंचायत वाला सवाल एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम ग्राम, एक पंखा बंद करेंगे यार, ठंडी लग रही है। चलो अगर हम ग्राम पंचायत की योजना, अगर हम सुफलाम की बात करते हैं, सुफलाम, अगर हम सुफलाम योजना की बात करते हैं, सुफलाम योजना, सुफलाम योजना जो है, सुफलाम योजना ये शुरू करा गया किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, खाद्य और प्रसंस्करण, किसके द्वारा? खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू करी गई, जिसका नाम क्या रखा गया? तो सुफलाम योजना। योजना का नाम रखा गया सुफलाम योजना। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गांव में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। ध्यान दीजिएगा, भारत के गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। संपत्ति कार्ड, गांवों में संपत्ति कार्ड दिए गए ताकि पता चल पाए कि जमीन कौन सी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके लिए एक योजना लाई गई थी, संपदा योजना। कौन सी? संपदा योजना। इसके लिए योजना लाई गई थी भारत सरकार द्वारा, संपदा योजना। संपदा योजना इसके लिए लाई गई थी भारत सरकार द्वारा। गांव में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए संपदा योजना के तहत। ध्यान दीजिएगा। और ग्राम पंचायत सबसे टॉप पे कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। कौन सा होगा? रोहिणी। कौन सा अवार्ड मिला? गोल्ड। आगे बढ़े, यहां से आगे प्रश्न, कमेंट हटाइए जी। यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संबंध में गलत कथन कौन सा है? हिंदी कृति फिर उगना और इसकी विजेता नेहा मणि झा है। बात सही है क्या? सही है? ढूंढना क्या है? अच्छा गलत ढूंढना है। हिंदी कृति फिर उगना, नेहा मणि झा, इनको दिया गया मैथिली का ना, मैथिली का दिया गया। और हिंदी वाला दिया गया किसको? तो पार्वती तिर्की। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन आपका ए भी ना हो सकता है, नहीं भी। आगे बढ़िए। वर्ष 2025 में डोंगरी भाषा को कोई अवार्ड नहीं मिला। बात अपने आप में क्या है? सही है। जब डोंगरी को अवार्ड नहीं मिला, 24 भाषा का अवार्ड था ये, तो कितनी भाषाओं को मिला? 23 भाषा। खाली अवार्ड कितनी भाषा को दिया गया? 23 भाषाओं को अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड खाली और खाली 23 भाषाओं को दिया गया। ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी साहित्य का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ। साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड की बात करते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा अवार्ड हो जाएगा? ज्ञानपीठ अवार्ड होगा। साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। एक जरूरी सूचना, आज की क्लास और कल की क्लास थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर लीजिए। संभवतः इसके बाद बीपीएससी में कल या परसों में जो सेट चल रहा है अभी फिलहाल वो बंद रहेगा। तो आप लोग क्या टाइम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है? अभी ऐसा परेशान नहीं होना है कि सब तेज पढ़ा रहे, ये नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं। जाहिर सी बात है कि 75 क्वेश्चन को अगर कंप्लीट डेटा के साथ तेज पढ़ाया जाए तो वही छात्र उसको ऑब्जर्व कर सकता है जो कभी ना कभी पढ़ा हो और अच्छे से पढ़ा हो। थोड़ा सा भी अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग करेगा तो उसको एकदम ना समझ में आने वाला, ठीक है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग का टाइम जो है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। आज और कल 2 दिन का समय दीजिए, ठीक है? आज पढ़ लीजिए थोड़ा तेज, कल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आज तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, न्यूमेरिकल नहीं ना था एक दो क्वेश्चन, जो भी रहा हो, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा, देखते हैं बाकी।
साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ। हाँ, एक र्यूमर मत सेट करिए कि तेज पढ़ा रहे हैं ये वो ऐसे तैसे, सब सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ, अब देखो छात्र से मुझे बहुत डर लगता है जी, इसलिए पहले से देखो हम बोल दिए, छात्र क्या बोल देगा कब पता थोड़ी है किसी को। हाँ, अवार्ड की शुरुआत ज्ञानपीठ 1900 कब 61। उत्तर लगा लीजिएगा सी। क्या यार, गलत पूछा है क्या? ओ, इसको बना लीजिएगा, सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोग सॉल्व कैसे किए थे तब? नहीं हुआ था, इसको सही कर, इसको कर दिए थे। ओ, चलो ठीक है, फिलहाल बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, लिखने में लगता है मिस्टेक हो गया होगा। आगे प्रश्न दिया है कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में क्रमशः रजत और स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस के अंदर डायमंड लीग हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और पेरिस डायमंड लीग में जो विजेता था, विजेता, अगर इसमें हम विजेता की बात करेंगे, विजेता, और विजेता क्या स्वर्ण था कि सिल्वर था? गोल्ड विजेता। ध्यान दीजिएगा, इसमें गोल्ड जीतने वाला कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मई की न्यूज है, मई जून के अराउंड की न्यूज है, और एग्जाम में रही, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी सबसे पहले रजत दिया है, क्या पूछा है? रजत। गोल्ड जीतने वाला नीरज चोपड़ा, और रजत जीतने वाला कौन हो जाएगा? जूनियन बेबर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी गोल्डन बॉय के नाम से किसको जानते हैं? नीरज चोपड़ा। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध हो जाएगा, भाला फेंक से इसका संबंध हो जाएगा इनका। और ध्यान दीजिएगा, भाला फेंक के लिए एक दिवस भी आयोजित करा गया। कब करा गया? 7 अगस्त को। 7 अगस्त, ध्यान दीजिए, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने भाला फेंका था, और 7 अगस्त को अंतिम दिन में भाला फेंक कर इन्होंने गोल्ड जीता था, इसीलिए इनको गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। आगे प्रश्न दिया है, जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा की शुरुआत कहां से की गई? पानीपत, हरियाणा, सूरतगढ़, जालौर से या अमरावती से? कहां से? जालौर से। जालौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई। भैया अगर हम पानीपत की बात करते हैं, पानीपत, पानीपत से एक योजना चली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पानीपत हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से योजना को चलाया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं सूरतगढ़ से, तो सूरतगढ़ राजस्थान से एक योजना चली थी, योजना का नाम हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कहां से चली थी? सूरतगढ़ राजस्थान से। कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाया गया था सन 2015। और भैया ध्यान दीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चली थी, कब? सन 2015 में ही चलाई गई थी। लिंगानुपात सबसे कम था, इसीलिए हरियाणा से योजना को शुरू किया गया। और ध्यान रखिएगा, मिट्टियों की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, इसको ठीक करने के लिए सरकार ने कहा कि आप मिट्टी का संरक्षण करिए, ध्यान दीजिए, और मिट्टी के संरक्षण संबंधी जो भी खर्चा होगा ये कौन उठाएगा? तो गवर्नमेंट उठाएगी, सरकार उठाएगी इसको, ठीक है। बाकी आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम से, ध्यान रखिएगा, योग महोत्सव का आयोजन कहां करा गया? तो विशाखापट्टनम के अंदर। आगे प्रश्न, आंध्र प्रदेश का एक तट था जिसका नाम है काकीनाडा। कौन सा तट? काकीनाडा। एक चक्रवात देखने को मिला था, नाम क्या है? कौन सा? मोन्था। नामकरण करने वाला कौन? निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का पहला ऑपरेशन कौन सा है? पहला दे दिया है, दूसरा लिख लीजिएगा पहला। ये भारतीय सेना का पहला ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपना पहला अभ्यास किया। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ किया? तो मंगोलिया के साथ। यानी स्टेटमेंट दूसरा क्या है? गलत है, केवल एक सही है। कोई ऐसा है जिसका सब गलती हो जाता होगा? नहीं होगा तो जरूर आप हैं, और कोई है? ईमानदारी देखिए, ऐसे हो नहीं यार, लड़के हाथ उठाते हैं, गलत काम है, हाथ नीचे करिए, क्या नहीं पढ़ते हैं फिर? हमने ये पूछा कि सब साफ हो गया, 25 का 25 एकदम क्लियर, ऐसा नहीं है ना? नहीं होगा ऐसा। चलिए बना लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का ये पहला ऑपरेशन था जिसको नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना गया, और इसका आयोजन कहां पर? उलान बटोर। कौन सा संस्करण है? 17वां। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना द्वारा इसको चलाया गया,
और ऑपरेशन सिंदूर के कब चलाया गया? तो बाद चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पीछे का कारण क्या था? पाकिस्तान ने भारत के एक क्षेत्र पहलगांव पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। और पहलगांव हमले की जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा? द रेजिडेंट फ्रंट, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी लिया। और टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला कौन? अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि टीआरएफ ही आतंकवादी संगठन है जिसने पहलगांव हमला किया। पुष्टि करने वाला है अमेरिका। और टीआरएफ के आतंकी को मारने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया। कौन सा? महादेव। कौन सा ऑपरेशन? महादेव। टीआरएफ के आतंकी को मारने के लिए भारतीय सेना द्वारा महादेव ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मार गिराया गया। अभी देखो दिल्ली में बम ब्लास्ट। अब पता नहीं आगे क्या कैसे है, नहीं समझ में आता है। समझिएगा, राजनीतिकरण मतलब इतना तेजी से हावी है। देखिए, जहां पर उद्योग, शिक्षा, समझिएगा, देखिए 2-3 पिलर्स होते हैं, उद्योग और शिक्षा। जहां पे डाउन होगा वहां के लोग क्या करेंगे? फिर उस जगह को राजनीतिकरण करते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से हमें डेवलप करके रखना है। ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारे पास इंडस्ट्री है। अब सोचिए, बिना इंडस्ट्री और बिना शिक्षा के अगर हमें एक क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, फिर हमें क्या करना होगा? राजनीति करनी। समझ रहे हैं ना? तो राजनीतिकरण इतना ज्यादा हावी हो गया है कि अगर कोई घटना होती है तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे घटना किस देश ने किया कि अपने खुद देश ने करवाई। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल दिया है, किस अभ्यास के द्वारा युद्धकालीन तैयारी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पश्चिमी सीमा से सटे राज्य और यूटी में मॉक ड्रिल किया गया। और कौन सा ऑपरेशन था? शील्ड था। ऑपरेशन कौन सा? शील्ड। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यानी भारत के पश्चिमी सीमा पर, भारत के पश्चिमी सीमा पर मॉक ड्रिल, भारत के पश्चिमी सीमा पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और ये आयोजन किसके द्वारा करा गया? गृह मंत्रालय। आयोजन किसके द्वारा करा गया? गृह मंत्रालय। भारत में अगर हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, भारत में अगर हम मॉक ड्रिल की भैया बात करेंगे, मॉक ड्रिल भारत के कुल कितने शहरों में? 244 शहरों में। मॉक ड्रिल भारत के कुल 244 शहरों में। और जो मॉक ड्रिल जो पूर्व की तरफ करा गया, पूर्वी भारत में, ऐसी मॉक ड्रिल, देखिए तो पश्चिम में है, और जो पूर्व की ओर करा गया, पूर्व की ओर, ऐसी मॉक ड्रिल जो पूर्व की ओर करा गया, पूर्व की ओर, उसका नाम ऑपरेशन अभ्यास था। क्या नाम था? ऑपरेशन अभ्यास। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन अभ्यास, नाम रखा गया। यानी पूरब में होने वाली मॉक ड्रिल को कहा गया ऑपरेशन अभ्यास, और पश्चिम की तरफ होने वाली मॉक ड्रिल को क्या कहा गया? ऑपरेशन शील्ड कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंधु अभी हाल ही में चलाया गया भारत सरकार द्वारा। और किसके लिए चलाया गया था? ईरान के लिए। ईरान से लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सिंधु। खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन, इसका आयोजन कहां पर? मंगोलिया। खान क्वेस्ट का आयोजन कहां पर? मंगोलिया। खान क्वेस्ट का आयोजन कहां हो जाएगा? तो मंगोलिया में होगा, मंगोलिया। और आगे दिया है भैया ऑपरेशन टाइगर, छोड़ दीजिएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्लियर है। दिया था क्या मटेरियल में, यानी पढ़ रहे हैं आप लोग? उत्तर लगा लीजिएगा बी। दिया है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? आयुष निवेश सारणी पहल की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने, नाम तो लिख ही दिया है, तो इसमें कोई दो राय ना होगा। आयुष मंत्रालय की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना सन 2000 कब? 14। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014। और इसके पहले मंत्रालय के मंत्री श्रीपत नायर, कौन बनाए गए थे? श्रीपत नायर। आयुष मंत्रालय के अगर हम फर्स्ट मंत्री की बात करते हैं, पहले मंत्री, इनका नाम क्या हो जाएगा? श्रीपत नायर। क्या नाम होगा? श्रीपत नायर होगा। आगे प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू करा गया? तो यूपीएससी द्वारा। किसके द्वारा? यूपीएससी। और कहा गया कि यूपीएससी का कोई भी छात्र अगर पीटी परीक्षा को पास करता है तो उसके लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। राशि कितना? पैसा 1 लाख रुपया। और इसके लिए एक पोर्टल शुरू करा गया, निर्माण पोर्टल। कौन सा पोर्टल? निर्माण पोर्टल शुरू करा गया, निर्माण पोर्टल। और इसकी शुरुआत किसने करा? तो कोयला मंत्रालय। किसने किया? कोयला मंत्रालय। इस निर्माण पोर्टल की शुरुआत करने वाला कौन हो जाएगा? कोयला मंत्रालय होगा। क्लियर है इतना? चलिए, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल मानवाधिकार ई गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? वक्फ बोर्ड द्वारा। अरे वक्फ बोर्ड केवल इसमें सहायक था, मंत्रालय एक बार देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय शायद है क्या?
वही है ना, एक बार देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, बाकी ठीक है। उत्तर लगा लीजिएगा सी, सी वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। आगे आगे प्रश्न दिया है कि द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी का वैश्विक क्रम और भारत, ये एक किताब है, ये किताब है, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनाथ राघवन द्वारा या राम माधव द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया? राम माधव। अरुंधति राय की कोई रचना है क्या? क्या द गॉड ऑफ द आर्बिटल कौन लिखा? लिखिएगा द आर्बिटल। द आर्बिटल किसकी रचना हो जाएगी? द आर्बिटल समंथा हार्वे की रचना है। और ध्यान दीजिएगा, कम से कम उसका ख्याल क्लास में जरूर किया करिए कि जो आपका कोई ऐसा दोस्त या भाई हो जो इस क्लास में बैठा हो जिसको नहीं आता हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा संयम रहा करिए। अभी हम बोलते नहीं है तब तक बोल दिए, ठीक है, अब ऐसे ही करोगे एक सप्ताह बोलना ही बंद कर देंगे, खाली आएंगे, जो टॉपिक है उस पर बात चलेगी, ठीक है। आप फिर धीरे धीरे सब पीछे भूल जाएगा, इसको नोट करिएगा। अरे हम इतना पीछे आगे, मतलब एक साल पीछे करंट क्यों ले जाते हैं? ताकि याद रहे, इसलिए थोड़ी ले जाते हैं कि मेरे सर पे चढ़ो सब, ठीक है। हाँ, नुकसान नहीं, बोलने के लिए हमने आगे मत बोला। नुकसान देखिए उसका होता है जो व्यक्ति इसमें नया आया हुआ है, नया जुड़ेगा, पता चलेगा अच्छा ये सब इतना तेज बोलता है, यानी जीएस बहुत तगड़ा है, हमारे लायक क्लास ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसी हमारे पास 2 से 3 सूचना आ गई है कि सर सब बोलता है, हमें शर्म आता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, सबको साथ लेके चलना है। द ऑर्बिटल, अरुंधति राय की बात करते हैं, द गॉड ऑफ। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में, मस्कट ओमान में, दोहा कतर या नैरोबी केन्या? उत्तर क्या होगा? नैरोबी केन्या के अंदर इसका आयोजन किया गया। भैया मस्कट ओमान की हम बात करते तो आपको हमने पढ़ाया है कि क्षमा, क्षमा हिंद महासागर, क्षमा आठवां है, एक सेकेंड, क्षमा आठवां, हाँ, आठवां हिंद महासागर का सम्मेलन कहां पर? तो मस्कट ओमान के अंदर। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन पूछेगा मस्कट ओमान। दरअसल ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में 18 तारीख वाले पेपर में भी था। दोहा कतर की बात करते हैं तो फीफा, सुना है ना फीफा? फीफा की बात करते हैं कब का? सन 2022। आयोजन कहां पर? दोहा कतर के अंदर। फ्रांस पेरिस की बात करते हैं तो एआई समझौता, एआई समझौता कहां पर? फ्रांस पेरिस के अंदर। आगे बढ़े यहां से। हाँ, प्रश्न दिया है कि 26वां एशियाई एथलेटिक्स, देखो एआई रिवीजन नहीं करवाए हैं, 6-7 चीज एआई में बढ़ गई है, ठीक है। अब किसी दिन मौका मिलता है तो सब पढ़ा देंगे जितना भी नया आया है। 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अनुसार कथनों पर विचार करिए। इसका आयोजन भूमि यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ध्यान दीजिएगा, भूमि कहाँ लिख दिया है? अच्छा ठीक है, स्थान का नाम है पर्टिकुलर। इसमें पदक तालिका में सिर्फ 3 देश, जापान, भारत और चीन क्रमशः है। ये तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे टॉप पे कौन था? चीन था। चीन के बाद, भारत के बाद कौन? जापान रहा था। क्योंकि भारत को कितना पदक मिला था? भारत को मिलने वाला पदक कितना? भारत को मिलने वाला पदक कितना हो जाएगा? 24। ध्यान दीजिएगा, भारत को मिलने वाला पदक इसमें कितना होगा? 24, जिसमें 8 गोल्ड और 10 क्या हो जाएंगे? रजत, और 6 क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा गलत है और पहला सही है। ध्यान दीजिएगा, ढूंढना क्या है हमें? अच्छा, कथन 1 और 2 सही है, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, कथन 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिख लीजिएगा, 1 और 3 सही है। आगे प्रश्न दिया है कि पैसेज अभ्यास 2025 का आयोजन कहां और किन के बीच किया गया? प्रशांत महासागर, भारत और फ्रांस, अरब सागर, भारत और चीन, उत्तरी अरब सागर, भारत और, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया। उत्तरी अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया। उत्तरी अरब सागर, उत्तरी अरब सागर और भारत और किसके बीच? तो भारत और यूके, भारत और किसके बीच? तो यूके। उत्तर लगा लीजिएगा सी। क्या बोल रहे हो यार, मतलब क्या, ये क्या समस्या है पीछे बैठने, यहाँ पे क्या दिक्कत है? कहाँ पे?
क्या लिख दिया है? दिया है कि 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मटेरियल लिए आप लोग? ऊपर दीजिएगा मुझे, बाकी हम बढ़ते हैं आगे। दिया है तीसरा आईसीसी विश्व चैंपियनशिप में विजेता और उपविजेता क्रमशः कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत या दक्षिण अफ्रीका? उत्तर क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिएगा दक्षिण कोरिया। एक सेकेंड, बस आते हैं पीछे, और शोर नहीं करिएगा एकदम, तो एकदम शांत रहिए, पहले एकदम शांत हो जाइए, हम बताते हैं। लिख लीजिएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया डायरेक्टली काट के बना लीजिए इसको, डायरेक्ट इसको काट के बना लीजिएगा दक्षिण कोरिया। बाकी सब ठीक है। चीन, इसमें ध्यान दीजिएगा, चीन, भारत और जापान, चीन, भारत और जापान, ये क्रम तो अपने आप में ठीक है। बाकी और क्या दिया था इसमें? समय दिया था? नहीं। पदक जीता कितना? तो भारत ने कितना पदक जीता? 24, 8 इसमें गोल्ड जीता, बात सही है। चीन ने 19 गोल्ड जीता, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे दिया है आपका, आगे दे रखा है पैसेज अभ्यास, ये बना लिया आप लोग। उत्तरी अरब सागर के अंदर हुआ और भारत और किसके बीच हुआ? तो ब्रिटेन के बीच हुआ। और आगे बढ़िएगा, आईसीसी, तीसरा आईसीसी विश्व कप में विजेता और उपविजेता क्रमशः कौन रहे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विजेता था, विजेता, इसमें अगर हम विजेता की बात करते हैं, विजेता ऑस्ट्रेलिया था कि अफ्रीका था भैया? विजेता इसमें कौन था? ऑस्ट्रेलिया। विजेता अफ्रीका था ना, वो विजेता ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका। और उपविजेता क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसको बना लीजिएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बी होगा। लीजिए, और कहीं मिस्टेक नहीं ना था ऐसा टाइपिंग? आगे दिया है कि स्वच्छ पौधा कार्यक्रम 25 यानी 2025 केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसे कहां शुरू किया गया? पूना, वुहान, लखनऊ या टोक्यो में? कहां पर? पुणे के अंदर। अगर हम टोक्यो जापान की बात करते हैं तो टोक्यो के अंदर ओलंपिक का आयोजन करा गया। ओलंपिक का आयोजन करा गया टोक्यो के अंदर, और आयोजन करा गया सन 2000 कब? 21 में। ध्यान दीजिएगा, संस्करण 2020 का था, लेकिन आयोजन एक साल बाद होता है, यानी 21 में होता है। अगर हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ब्रह्मोस 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 का स्वदेशी तकनीक पर, ब्रह्मोस का स्वदेशी तकनीक पे क्या हो रहा है? तो उत्पादन हो रहा है या निर्माण हो रहा है स्वदेशी तकनीक पर, और इस निर्माण को हरी झंडी देने वाले कौन हो जाएंगे? तो राजनाथ सिंह। कौन होंगे? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री ने इसको हरी झंडी दिया। आगे अगर हम वुहान, चीन की कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, जब पहली बार कोरोना आया था तो चीन में कहां फैला था? वुहान के अंदर। कहां पर? वुहान। चीन से 2-3 बात क्या है? एक तो तियानवेन, तियानवेन ध्यान रखिएगा, तियानवेन ये एक प्रकार का मिशन है, कहां का हो जाएगा? चीन का। और चीन ने तियानवेन मिशन को कहां भेजा? तो मंगल पर। कहां भेजा? मंगल पर। यानी चीन का मंगल मिशन कौन सा हो जाएगा? तियानवेन होगा। आगे आगे चीन से एक सवाल और पूछेगा, चीन से एक सवाल और पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, तो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का स्थान क्या है? तो चीन का स्थान क्या हो जाएगा? दूसरा। चीन का स्थान क्या है? दूसरा। ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तो ना सुनिए, मेरी बात सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन होगा? अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? चीन है। टेलीकम्युनिकेशन पूछेगा तो क्या होगा? चीन होगा। ऐसे व्यापारिक साझेदार पूछ दिया तो अमेरिका, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन पूछा तो क्या होगा? चीन। और मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। चौथा स्थान है दूसरा। आगे प्रश्न दिया है कि मित्र शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति का संबंध भारत और किससे होता है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, मैत्री का नाम सुना है आपने? हाँ, मैत्री अभ्यास पूछ दे, मैत्री अभ्यास। मैत्री अभ्यास की बात करें, मैत्री अभ्यास, तो ये भारत और किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड।
मैत्री पूछ दे, मैत्री अभ्यास, तो भारत और क्या हो जाएगा, थाईलैंड। हाँ, मित्र शक्ति पूछे, स्लाइनेक्स पूछे, भारत और श्रीलंका। यह कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित करा गया। बात अपने आप में क्या है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है, दूसरा सही। आगे दिया है आयरन मैन 17.3 का 5वां संस्करण आयोजित करा गया। ये कहां पर, गोवा में, कोचीन में, विशाखापट्टनम की चेन्नई के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा में। कहां पर, गोवा। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं, योग महोत्सव, कौन सा, योग महोत्सव। योग महोत्सव का आयोजन कब, सन 2025 में। ये कहां पर, विशाखापट्टनम के अंदर। और इस योग महोत्सव का उद्घाटन करने वाले कौन थे, नरेंद्र मोदी। विश्व योग महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योग महोत्सव था, विश्व योग महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, इस योग महोत्सव में ध्यान दीजिएगा पूरे विश्व के कितने देशों ने भाग लिया था। पूरे विश्व के कितने देशों ने, 191 देशों ने इसमें भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोचीन की बात करते हैं तो रहने दीजिए। आगे प्रश्न दिया है कि मलाबार अभ्यास, मलाबार सुना है ना आपने, मलाबार में भारत है क्या, अमेरिका भी है, और कौन है, जापान। जापान के साथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इन 4 देशों को जोड़ के क्वाड कहा गया। क्या बोला गया, क्वाड। इन 4 देशों को जोड़ के क्या बोला गया, क्वाड। और क्वाड की सन 2025 वाली समिट का आयोजन कहां पर, भारत। कहां पर, भारत। क्वाड सन 2025 का आयोजन कहां पर, भारत। और ध्यान दीजिएगा भारत के अंदर। और दिया है यह नवंबर 2025 में गुआम में आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास। गुआम की अगर हम बात करते हैं, एक प्रकार का समुद्री द्वीप है जिसकी अवस्थिति कहां पे हो जाएगी, तो प्रशांत महासागर में। कहां पर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के अंदर एक समुद्री द्वीप है जो कि हवाई द्वीप के पास अवस्थित है। लिखिएगा, हवाई द्वीप के पास, हवाई द्वीप के पास अवस्थित है ये, हवाई द्वीप के पास ये अवस्थित है। और यहीं पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाला कौन था, आईएनएस सह्याद्री। कौन था, आईएनएस सह्याद्री। उत्तर क्या होगा, एक और दोनों। बनाइए। और ये एक प्रकार का द्विराष्ट्रीय अभ्यास है कि एकल राष्ट्रीय है कि बहुराष्ट्रीय। हाँ, 2 से ज्यादा देश होंगे, क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहां पर, नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली। सहकारी कुंभ कहां पर, नई दिल्ली। सहकारी कुंभ की बात करते हैं तो कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। 2+2 वार्ता कहां पर, नई दिल्ली। और सौर ऊर्जा पर सम्मेलन कहां पर, नई दिल्ली। अहमदाबाद की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट शहर कौन सा, अहमदाबाद। यूनेस्को में शामिल पहला शहर कौन सा, भारत का, अहमदाबाद। कौन होगा, अहमदाबाद। कोचीन के अंदर एक एयरपोर्ट है, 100% सोलर संचालित एयरपोर्ट, कौन सा हो जाएगा, कोचीन एयरपोर्ट। कौन होगा, कोचीन एयरपोर्ट। आगे दिया है इसमें स्किन किलोमीटर के बारे में पूछ रखा है। स्किन किलोमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तमिलनाडु चावल अनुसंधान संस्थान भारत का पहला संस्थान है जहां हाल ही में एक स्किन किलोमीटर स्थापित किया गया। बात अपने आप में क्या है, सही है। तमिलनाडु के चावल अनुसंधान के अंदर स्किन किलोमीटर को बनाया गया, जैसे उसमें जो भी काम करने वाले लोग थे, ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए, और जहां पे चावल का संरक्षण किया जाना था वहां की मिट्टी, ठीक है, इसकी जांच के लिए और उसकी उर्वरता और उसकी समृद्धि के लिए, उसको बनाए रखने के लिए स्किन किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो तमिलनाडु चावल अनुसंधान में इसका पहला संस्थान है जहां पर इसको लगाया गया, ध्यान दीजिएगा। और यह अवरक्त संवेदन के माध्यम से मिट्टी की पोषक क्षमता को क्या करता है, मापने का काम करता है। उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक और दूसरी। आगे बढ़िएगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा स्किन किलोमीटर को कहां लगाया गया, तमिलनाडु में। कहां पर, हाँ, आगे चल के सवाल आ सकता है, कहां पे लगाया गया, तमिलनाडु। और किस रिसर्च सेंटर में लगाया गया, तो तमिलनाडु चावल अनुसंधान संस्थान के अंदर लगाया गया, ध्यान दीजिएगा। और इसमें किस किरण का प्रयोग होता है, तो अवरक्त संवेदन। उत्तर क्या होगा, अवरक्त होगा। आगे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। विधिक सेवा दिवस यह 9 नवंबर को मनाया गया। बात अपने आप में क्या है, ठीक है, यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट करा गया। ये बात भी अपने आप में क्या है, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित किया गया। सही बात है क्या, थोड़ा सा मिस्टेक है, गलत है। अगर हम राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन की बात करते हैं, जल ग्रहण, राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन, अगर हम राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन का आयोजन कई जगह पे किया गया है। इसका स्थान जिसे कई है, आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर इसका एक तो आयोजन करा गया अमरावती में। कहां पर, अमरावती के अंदर किया गया।
इसका आयोजन महाराष्ट्र में भी किया गया। कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में भी किया गया। यानी भारत के 3 से 4 चुनिंदा जगहों पर राष्ट्रीय जल ग्रहण सम्मेलन का आयोजन करा गया। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा करा गया। बात अपने आप में क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है कि एपीईसी, एपीईसी ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुना है ऐसा आप लोगों ने? ठीक है। एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्था कॉरिडोर 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह बीजिंग चीन में आयोजित किया गया। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एशिया, एशिया पैसिफिक लिख देते हैं, एशिया, एपीईसी, एपीईसी यानी एशिया, एशिया पैसिफिक, पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमी कॉरिडोर, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना करी गई, स्थापना, इस कॉरिडोर की स्थापना करी गई, ध्यान दीजिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए। ध्यान दीजिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए इसको चलाया गया, आप बनाया गया। एपीईसी में कुल देशों की संख्या कितनी है? 21। क्या भारत भी इसका हिस्सा है क्या? तो भारत इसका हिस्सा नहीं है, भारत इसका हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। अब जरा नोट कर लीजिएगा, भारत इसका हिस्सा नहीं है, यानी स्टेटमेंट दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। पढ़िए, देखिए लिखा है ना दूसरे में, भारत इसका हिस्सा नहीं हो जाएगा। भारत इसका हिस्सा नहीं है, बना लीजिएगा, भारत इसका पार्ट नहीं, यानी एपीईसी में भारत सहित 21 सदस्य हैं, भारत नहीं है भैया, बाकी 21 सदस्य इसमें हैं। ध्यान दीजिए, यानी दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिया है इसमें कि एपीईसी 2025 का आयोजन जो है, ये आयोजन जो है ये चीन के बीजिंग शहर में किया गया। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है। इसका आयोजन कहां करा गया? इसका आयोजन प्रशांत महासागर के अंदर, कहां पर? प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर इसका आयोजन करा गया। यानी स्टेटमेंट कौन सा उत्तर हो जाएगा? न तो एक नहीं दो। आगे बढ़िएगा, दिया 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू होगा? ठीक है। दरअसल ओम बिरला से एक न्यूज थी और ये करंट में सवाल आ गया, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ओम बिरला, ओम बिरला। ध्यान रखिएगा, चुनाव कराया गया कौन सी लोकसभा का? 18वीं लोकसभा का। अब 18वीं लोकसभा के चुनाव के तहत ध्यान दीजिएगा, भारत में स्पीकर के तौर पे किसको चुना गया? ओम बिरला को। और आगे बढ़ेंगे, त्रिशूल अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह अक्टूबर नवंबर 2025 में एक बहुउद्देशीय त्रिसेवा अभ्यास था। बात अपने आप में क्या है? सही है। यह पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा पर आयोजित करा गया था। कथन ये भी अपने आप में क्या है? सही है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम पश्चिमी सीमा की बात कर ही लिए हैं तो पश्चिमी सीमा, अगर पश्चिमी सीमा की बात कर लिए तो पश्चिमी सीमा, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक? गुजरात तक। कहां तक? गुजरात। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक एक मॉक ड्रिल चलाया गया, जिसमें कौन से अभ्यास का आयोजन करा गया? तो शील्ड का। किसका आयोजन करा गया? शील्ड का आयोजन। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि 2025 में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट यानी रनिंग ऑन एम्प्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी की गई। बात अपने आप में क्या है? सही है। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में इसकी स्थापना होती है, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। इसका अनुमान है कि विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन के लिए 2035 तक सालाना 310 से लेकर 365 अरब डॉलर की क्या होगी? तो आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तर दोनों अपने आप में क्या है? सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया नवीकरणीय ऊर्जा, कहा गया, इसको हम बार बार देखिए रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन कई जगह मुझे दिख गया है पेपर में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो अभी कितना है? 226 गीगावाट के अराउंड है। इसको बढ़ा के कितना करा जाएगा? 500। और ये लक्ष्य कब तक का है? सन 2030 तक का टारगेट है। आगे 10 नवंबर को 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था, जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू का संकेत देता है? बताइए। जो आतंकी हमला हुआ भारतीय दंड संहिता के तहत यानी बीएनएस के तहत या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
यानी रासुका के तहत की गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत, किसके तहत? यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए के तहत। ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोई व्यक्ति अगर भारत में रह के अगर किसी भी तरह का अगर गैंगस्टर एक्ट टाइप की अगर कोई गतिविधि करता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? यूएपीए लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अपने आप में एक प्रकार का कैसा कानून है? तो कठोर कानून है, लिख लीजिएगा। यूएपीए खासकर मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में सुशासन को, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में सुशासन को लागू करना, भारत में सुशासन को लागू करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। अब इसमें आने वाले, एक सेकंड, ये वाला है यूएपीए। अब इसमें आने वाले सभी लोग, चाहे वो भारत का हो चाहे बाहर का हो, सभी इसमें क्या होंगे? दायरे में आएंगे इसके। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भी देशद्रोह करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? तो यूएपीए। बाकी जो व्यक्ति भारत में रहकर और भारत का रजिस्टर्ड नागरिक है और अपने आसपास के क्षेत्र में अगर किसी भी तरह की अशांति फैलाता है उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? तो उसके ऊपर रासुका लगाती है सरकार। क्या लगाती है? रासुका लगाती है। रोलेट एक्ट सुना है? रोलेट एक्ट, बस उसी का दूसरा रूप है ये रासुका। न अपील, न वकील, न ही दलील, सीधे लग जाएगा कानून रासुका। एक काला कानून नहीं है, भारत में रहना है। काला कानून का मतलब ऐसी जगह छोड़ दिया जाए, ठीक है, जहां पे आप सामान्य जनजीवन मतलब बिता ही ना पाए, लोगों से संपर्क आपका काट दिया जाए, सोशल मीडिया हटा दिया जाए। ठीक है, सोशल मीडिया हट जाए, लोगों से संपर्क कम हो जाए, लोग आपसे मिलना बंद कर दे, बस खाना नीचे से काल कोठरी है और थोड़ा सा खुला है, खाना उसमें से ठेल दिए, लो खाओ। इस तरह के कानून को हम क्या बोलते हैं? काला कानून। ठीक है, भारत में भी इस तरह की प्रथा अब नहीं है। चलिए लाएंगे काला कानून मतलब क्या है? चलिए ठीक है। सितंबर 2025 तक भारत के बिजली क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करिए। भारत की कुल बिजली स्थापित क्षमता 500 गीगावाट को क्या कर गई है? पार कर गई है। जीवाश्म ईंधन स्रोतों ने पहली बार कुल स्थापित क्षमता में 50% से अधिक का क्या किया? योगदान दिया। और गैर जीवाश्म का मतलब कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। गैर जीवाश्म का मतलब ऊर्जा कौन सी? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अच्छा भैया बताइए, सौर ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है वैश्विक पटल पे? तीसरा या चौथा? तो पवन ऊर्जा में क्या है? दोनों में तो चौथा होगा नहीं। दिया है सौर ऊर्जा क्षमता, स्थापित क्षमता में 120 गीगावाट से अधिक का क्या करा गया? 120 गीगावाट से अधिक का क्या करती है? तो योगदान देती है। बात अपने आप में क्या है? सही। तीनों कथन सही है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है घर्षण, अच्छा हाँ खत्म। आइए फिजिक्स पे आया जाए। दिया है फ्रिक्शन के बारे में दिया है, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? घर्षण संपर्क में पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है क्या? हाँ, पृष्ठ की, समझिएगा। दिया है घर्षण। अब देखो हाँ नहीं कहोगे तो ये सब गलत बात होती है। नहीं पता है, चुप रहिए, क्यों बीच में अटकना। दिया है घर्षण संपर्क में पृष्ठों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि पृष्ठ की प्रकृति, भैया सही तो है, पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि प्रकृति खुरदुरी है कि मुलायम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सतह चिकनी है या खुरदुरी है, इसके ऊपर घर्षण डिपेंड करेगा। सतह अगर खुरदुरी है तो घर्षण का मान क्या होगा? ज्यादा। घर्षण गुणांक क्या होगा? ज्यादा। अगर सतह जो है चिकनी है तो घर्षण का मान क्या होगा? कम होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी पृष्ठों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। घर्षण संपर्क में दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। बात अपने आप में क्या है? सही है। घर्षण हमेशा अवांछनीय होता है। भैया वांछनीय और अवांछनीय में फर्क क्या है? वांछनीय का मतलब जिसको हम चाहते हैं वो क्या है? वांछनीय। जिसको हम नहीं चाहे वो क्या है? अवांछनीय। लेकिन हम तो चाहते हैं कि घर्षण हो, नहीं होगा घर्षण तो हम तो गिर जाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, यानी घर्षण अवांछनीय बल्कि क्या होता है? वांछनीय। और कुछ मामले में, मतलब इनकेस कुछ मामले में, जैसे आप काई पे चल रहे हो तो आप चाहते हैं कि हम नहीं गिरे, अब उस समय घर्षण आपके लिए क्या हो जाता है? अवांछनीय हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में घर्षण अपने आप में क्या होता है? वांछनीय। क्या होता है? वांछनीय होता है। यानी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर्षण हो, आप चाहते हैं कि घर्षण हो। ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हैं कि घर्षण हो, और घर्षण होने को हम क्या बोलते हैं? तो वांछनीय। यानी सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ए और दो क्या होगा? सही। बनाइए भैया।
ठीक है, सारा क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है, सब क्वेश्चन प्रीवियस और कॉमन सेंस वाला है। आगे, कारों के ब्रेकिंग पैडल में डैश डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, घर्षण का शून्य प्रभाव होता है उसमें, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कार अगर चल रही है, ठीक है, कोई भी बल लगा रहे हैं तो क्या घर्षण का प्रभाव वहां पे शून्य होता है? भैया घर्षण बल वहां पे क्या करता है, काम करता है, यानी उसका प्रभाव बढ़ता है, तभी तो कार रुकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर सोचिए ब्रेक लगाना है और हम लुब्रिकेंट लगा दें कि प्रभाव शून्य हो तो क्या ब्रेक काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, आगे, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया है या फिर घर्षण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार चल रही है और हम ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव है? नहीं नहीं, कार चलने पर ब्रेक लगाना घर्षण का कैसा प्रभाव है? सकारात्मक। कैसा प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव है। और ध्यान दीजिएगा, गति की दिशा में घर्षण का प्रभाव हमेशा क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ ऐसे स्थान पर, जैसे कार को ब्रेक लगाना, कैसा घर्षण का प्रभाव है? सकारात्मक। जैसे हम किसी वस्तु को ठेल रहे हैं, नहीं खिंचा रहा है, जैसे हम कुछ भी एक बड़ी चीज लिए, उसको हमने खींचना शुरू किया, नहीं खिंचा रहा है, हमने उसके अंदर कुछ रोलिंग टाइप का लगा दिया तो खींचना क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे प्रभाव कैसा है? सकारात्मक। ध्यान दीजिएगा। आगे, आगे दिया है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश डैश ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित। कोई भी चीज अगर रगड़ खाती है, घर्षण होता है, तो वहां से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा। और कैसी ऊर्जा मुक्त होती है? तापी ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा कैसी मुक्त होगी? तो तापी ऊर्जा। और ध्यान दीजिएगा, खास करके जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इसका कन्वर्जन घर्षण के समय ये किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा, ताप ऊर्जा में। किसमें होता है? ताप ऊर्जा में होता है। ध्यान दीजिए, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपकी शरीर किससे घर्षण करती है? हवा से। किससे घर्षण करती है? हवा से। जब हवा से घर्षण करती है बॉडी, तो आपकी बॉडी देखते हैं हीट हो जाती है, होती है ना हीट। और उस हीट को मेंटेन करने के लिए बॉडी से क्या निकलता है? पसीना। ध्यान दीजिएगा, यानी जो गतिज ऊर्जा अगर ये घर्षण के तहत कन्वर्ट हो रही है तो किसमें होगी? ताप ऊर्जा में होगी। आगे प्रश्न दिया है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा, केवल छोटे छोटे घर्षण के बलों के लिए धनात्मक होगा, या बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक होगा, या फिर हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा और हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। कुछ केस में छोड़कर, जैसे ब्रेक पेडल लगा रहे हो, वहां पे किसी भी वस्तु को खींचने के लिए हम किसी वस्तु का प्रयोग कर लिए, जैसे मुझे अगर किसी भी चीज को खींचना है, जैसे ये है, इसको हम खींच रहे हैं, नहीं खींचा रहे, हमने उसके अंदर ये रोलिंग लगा दिया, अब उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो उस संबंध में, यानी कुछ ऐसे एक दो जगह या तीन जगह जहां पर घर्षण का प्रभाव क्या होता है? सकारात्मक, अन्यथा घर्षण हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। आगे, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना गया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो इसमें एक प्रकार का घर्षण है, और अपनी जगह पे जब बैठी हुई है तो इसमें कौन सा है? ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज। कैसी ऊर्जा है? स्थितिज। ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर जो घर्षण बना है, ये गतिज घर्षण है कि अभिकेंद्र घर्षण है कि घूर्णन घर्षण है कि स्थैतिक घर्षण है? ठीक है, जब ऊर्जा स्थितिज है वस्तु में, तो उसके अंदर लगा हुआ घर्षण कैसा होगा? स्थैतिक होगा। तेजी से पकड़ा हुआ, अगर उसको हम ठेलने का प्रयास करेंगे तो हमें एनर्जी क्या देनी होगी? ज्यादा देनी। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, इस विकल्प का चयन करिए जो, अच्छा ठीक है, दिया है चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। बात क्या है? कॉमन सी बात है कि सतह अगर चिकनी है तो ज्यादा फिसलेगी, खुरदरी है तो कम फिसलेगी। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, बात अपने आप में सही है। सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कारण से खुरदरी सतह पर वस्तुएं क्या होती हैं? तो कम फिसलती हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों कथन अपने आप में क्या है? सही है, और व्याख्या भी है। बनाइए, आगे बढ़े यहां से। हाँ, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? घर्षण बल सबसे अधिक किसमें लगता है? तो स्थैतिक में। कहां पर? स्थैतिक। कहां पर लगेगा? स्थैतिक। उसके बाद किसमें लगेगा? सर्पी में। कहां पर? सर्पी में। सर्पी के बाद कहां? घूर्णन में। कहां पर? घूर्णन में। ध्यान दीजिएगा, लुढ़काना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, खींचना ज्यादा बेहतर है कि ठेलना? क्या है? ठेलना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर ऊंचाइयों पर देखते हैं, कोई गाड़ी अगर चढ़ा रहा होता है व्यक्ति, तो क्या करता है? पीछे की तरफ ले जाता है गाड़ी को, पीछे करके बैक करके चढ़ाता है, क्योंकि खींचने से ज्यादा अच्छा क्या है? ठेलना। ठीक है, इसीलिए गाड़ियों के पहिए में जो इंजन होता है उसको खास करके बड़ी गाड़ियों में हम कहाँ लगाते हैं? तो रियर
रियर एक्सल में। कहाँ लगाते हैं? रियर एक्सल में। गाड़ियों में देखेंगे जो इंजन होता है, इंजन का प्रभाव खास करके जो बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां नहीं, बड़ी गाड़ियों में इंजन का प्रभाव कहाँ होता है? रियर एक्सल में। कहाँ होता है? रियर एक्सल में। और ये फ्रंट एक्सल होता है, यानी रियर यानी पीछे वाले पहिए में इंजन का प्रभाव होता है, क्योंकि ठेलना क्या है? ज्यादा आसान है खींचने की अपेक्षा। चलिए आगे। अच्छा, उत्तर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। आगे आगे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से ज्यादा अधिक होता है। भाई ध्यान दीजिएगा, हमने कहा स्थैतिक, क्या बोला हमने? स्थैतिक बोला। स्थैतिक से कम क्या होता है? सर्पी। क्या होता है? सर्पी। और सर्पी से कम क्या होता है? रोलिंग होता है। क्या होता है? रोलिंग होता है। सर्पी से कम क्या होगा? रोलिंग होगा। लेकिन दिया रोलिंग घर्षण सर्पी से ज्यादा होता है, ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, रोलिंग घर्षण सर्पी से क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिएगा, सरकाना आसान है लुढ़काने की बजाय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पेन है, सरका लिए। अगर सरफेस चिकनी है तो ऐसे सरक जाएगी, ठीक है, लुढ़काना होगा, सेम वही प्रतिक्रिया होगी। आगे, द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहा जाता है। बात अपने आप में क्या है? क्या लगा दें उत्तर? केवल दो से दिया है। और ये जो है द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल, जो ड्रैग होता है, ड्रैग इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आपने देखा होगा नदियों का किनारा। ठीक है, नदी क्या करती है? नदी का पानी ड्रैग करता है और किनारे को क्या करता है? काट देता है। कितनी बड़ी भी चट्टान होगी, नदी का पानी बार बार उससे ड्रैग करेगा तो चट्टान क्या होती है? कट जाती है। चट्टानों का जो निच्छालन है नदियों द्वारा, उसको ड्रैग कहा गया। क्या बोला गया? ड्रैग। और उसी से एक शब्द निकल के आया, ड्रैगन। क्या निकल के आया? ड्रैगन। ड्रैगन जैसे भूत वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ड्रैगन एक प्रकार का फल भी है। आगे बढ़ेंगे कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। बात क्या है? ठीक है, सतह की चिकनाई पर डिपेंड करेगा घर्षण? नहीं करेगा, है नहीं करेगा। अच्छा, घर्षण क्षेत्रफल यानी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है क्या? करेगा? नहीं करेगा यार। एरिया हम कितना हो बड़ा कर दें, लेकिन हम सरफेस को अगर चिकनी रखें तो कोई समस्या है हमें? एकदम नहीं दिक्कत है। आगे, हमेशा लागू बलों का परावर्तित करता है, संचालित करता है, विरोध करता है कि जोड़ता है? घर्षण हमेशा किसी भी बल का क्या करेगा? करेगा। ठीक है, संचालन घर्षण कहाँ करता है भाई? बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेरिंग लगा देंगे तो जो स्थैतिक घर्षण है वो क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी। यानी इसमें क्या होने लगेगा? रोलिंग होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, रोलिंग घर्षण। देखा है ना साइकिल का पहिया, उसमें बॉल बेरिंग लगा होता है स्थैतिक घर्षण को क्या करने के लिए? रोल करने के लिए, कम करने के लिए। आगे, रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण में ध्यान दीजिएगा, रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण में सबसे अधिक घर्षण किसमें होगा? तो सर्पी। उससे कम किसमें होगा? रोलिंग में। और बाकी पानी के तहत यानी द्रव के द्वारा किया गया घर्षण क्या कहलाएगा? ड्रैग। क्या कहलाएगा? ड्रैग। आगे प्रश्न दिया है कि पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है? घर्षण को बढ़ाना। घर्षण बढ़ाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करना या स्थितिज ऊर्जा को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक पहिया के अंदर बॉल बेरिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। एक पहिया के अंदर बॉल बेरिंग का क्या करा जाता है? प्रयोग करा जाता है कि घर्षण स्थैतिक था, लेकिन अब जब बॉल बेरिंग लगा देंगे तो घर्षण कैसा हो जाएगा? गतिज होगा। क्या हो जाएगा? गतिज घर्षण। उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। आगे प्रश्न दिया है कि कथन दिया है बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। आगे, तो परिमाण दिशा दोनों है तो राशि क्या हो जाएगी? आगे, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बात सही है भैया। सर्पी घर्षण जो होता है, सरकने वाला जो घर्षण होता है, स्थैतिक से क्या होता है? कम होता है। बात अपने आप में क्या है? दोनों कथन क्या है? आगे दिया है किसी खुरदुरी क्षैतिज मेज पर, ये सीडीएस में पूछा था सवाल, और दिया था किसी खुरदुरी क्षैतिज मेज पर एक ब्लॉक फिसल रहा है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, देखिए घर्षण बल उस पे काम कर रहा है और ब्लॉक धीरे धीरे क्या हो रहा है? फिसल रहा है। क्या हो रहा है? फिसल रहा है। आगे, इससे ब्लॉक की केवल स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। ब्लॉक की केवल स्थितिज ऊर्जा यानी अपने जगह, अपने जड़त्व को बनाए हुए था, स्थित था, स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर थी, लेकिन जब वो फिसलना शुरू कर दिया तो केवल स्थितिज ऊर्जा उसकी परिवर्तित हो रही है। केवल भैया स्थितिज कैसे? गति भी तो कर रहा है, कर रहा है ना गति, यानी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। आगे, इससे ब्लॉक की केवल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। भैया केवल आंतरिक ऊर्जा नहीं, इससे ब्लॉक की केवल आंतरिक तथा गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ऊर्जा तो परिवर्तित होती है, लेकिन साथ में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। लगा लीजिएगा, ज्यादा ठीक उत्तर आपका सी हो जाएगा।
हाँ, आगे प्रश्न दिया है, तालाब के मैल या शैवाल वाले रास्ते पर चलना कठिन हो जाता है, ठीक है, और उस पर हम फिसलते हैं, कारण क्या है? क्योंकि घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, गति का जड़त्व या घर्षण बल शून्य होता है। शून्य रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। पहले तो दिया है पैरों और पथ के बीच घर्षण बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है? अच्छा, हम यहाँ पे खड़े हैं और ये फिसल नहीं रहा है, यानी घर्षण बल क्या है? ज्यादा। घर्षण बल क्या है? ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है। सेम सवाल पूछा बीपीएससी ने, सेम सवाल पूछा बीपीएससी ने, लेकिन वो अलग था, ये क्या है? अलग है, ठीक है। अच्छा सुनिए, एक बात सोचिएगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, इसके अंदर घर्षण जो भी हो, जो भी घर्षण हो मुझे नहीं पता, घर्षण का फोर्स जो भी हो, ठीक है, अब हम इस पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक घर्षण के बराबर बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु अपने स्थान से हिलेगी नहीं। ध्यान दीजिए, घर्षण के बराबर बल लगाने पर वस्तु अपने जगह से हिलना क्या करती है? प्रारंभ करती है। यानी जब घर्षण के बराबर अगर बल लगेगा, घर्षण के बराबर अगर बल लगेगा तो वस्तु क्या होगी? हिलना प्रारंभ करेगी। क्या होगी? हिलना प्रारंभ करती है, वस्तु हिलना प्रारंभ करती है। जब घर्षण के बराबर बल लगेगा तो वस्तु हिलना प्रारंभ करती है। और ध्यान दीजिएगा, जब घर्षण बल कम होगा और लगाया गया बल ज्यादा होगा तो वस्तु तेजी से गति करेगी। क्या करेगी? तेजी से क्या करेगी? गति करेगी। तेजी से क्या करेगी? गति करेगी। ध्यान दीजिए, यानी उत्तर दोनों में से कोई हो सकता है। यह क्या है? बक्से को धक्का देने की कोशिश करता है तो बक्सा गति करता ही नहीं है। हमने कहा बक्सा हिल गया, हिलने का मतलब घर्षण बल क्या होगा? बराबर। तेजी से गति कर दिया यानी घर्षण बल ज्यादा होगा और लगाया गया बल, एक सेकेंड, ओ सुनिए सुनिए, घर्षण बल ज्यादा है ना तो वस्तु हिलेगी ही नहीं, वस्तु हिलेगी ही नहीं, वस्तु हिलेगी ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए, एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है, व्यक्ति 200 न्यूटन का बल लगाता है, ठीक है, कोई एक बक्सा है और इस पर एक व्यक्ति ने 200 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है, अगर बक्सा अगर हिलना प्रारंभ कर दे तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर का जो घर्षण बल है वो भी कितना है? 200 न्यूटन ही है। यही पूछा था ना बीपीएससी ने कि 200 न्यूटन का बाहरी बल लगा, वस्तु ने हिलना प्रारंभ किया तो घर्षण बल, औसतन घर्षण बल क्या होगा? तो 200 न्यूटन, मतलब समान होगा। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है? बक्सा गति नहीं करता है, दिया है धक्का लगाने की कोशिश करता है लेकिन बक्सा गति नहीं करता है। एकदम जब वस्तु पर बल ही न लगे तो घर्षण बल ज्यादा है और लगाया गया बल क्या है? कम है। ध्यान दीजिए, दिया है इसमें कि बल तो लगा, कितना बल लगा? 200 न्यूटन, यानी यहाँ पे वर्क हुआ लेकिन वस्तु हिली नहीं। अब इसमें देखिए है क्या, हो सकता है थोड़ा सा बल अगर ज्यादा लगाया जाता, हो सकता है 201 न्यूटन बल की आवश्यकता होती तो वस्तु थोड़ी सी क्या होती? हिल जाती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या फिर कुछ ऐसा हो सकता था कि वस्तु का जो घर्षण बल था ये 200 से काफी क्या है? ज्यादा है, 200 से बहुत क्या है? ज्यादा है, इसलिए वस्तु हिली अपने जगह से नहीं। यानी दोनों क्रिया हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, बराबर भी हो सकता है और बल घर्षण का क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि समझिएगा, बल लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। सोचिए सोचिए, अगर ये वस्तु है, अगर हम इसमें खाली 50 न्यूटन लगाए लेकिन वस्तु नहीं हिली, हो सकता है बल लगाने के लिए 51 न्यूटन चाहिए, हो सकता है 51 न्यूटन चाहिए। भाई हमने बल तो लगाया, बल लगाया ना, ठीक है, हो सकता है इस वस्तु की कीमत भी 50 से ही हो और इक्वल हो जाए, ठीक है, केवल वस्तु हिल के रह जाए लेकिन अपने स्थान से विस्थापित ना हो, ये भी केस हो सकता है। या हो सकता है कि इसका जो घर्षण बल है वो कितना हो? 51 केजी हो, इसलिए वस्तु ना हिले। दोनों केस हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि या तो बल बराबर हो सकता है या फिर घर्षण बल ज्यादा और लगाया गया बल क्या हो सकता है? कम हो सकता है। उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे, एक सड़क पर चल रहे कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहिया, जब पहिया खड़ा होता है तो इसमें क्या होता है? स्थैतिक होता है। क्या होता है? स्थैतिक। पहिया धीरे धीरे क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है। जब ये चलना प्रारंभ करता है तो ये क्या करता है? लौटता है। क्या होता है? लौटता। लौटेगा कि गति करेगा? लौटेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे लौटना प्रारंभ करेगा। धीरे धीरे लौटना क्या करेगा? प्रारंभ करेगा, यानी लौटनिक होगा। और धीरे धीरे ये क्या करेगा? मोशन पकड़ेगा, यानी क्या करेगा? गति करेगा। तो एक पहिए की हम बात कर रहे हैं, पहिए की बात कर रहे हैं, तो पहले स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद लौटनिक होता है, उसके बाद क्या होता है? गतिज होता है। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्की बल है? ऐसा बल जो बिना संपर्क किए लगे ही ना। घर्षण तो बिना संपर्क के लगेगा नहीं भैया, ठीक है। चुंबकीय बल हो सकता है, क्योंकि एक सुई को अगर सामान्यता छोड़ दिया जाए
उत्तर की ओर संकेत करती है। कारण क्या है कि चुंबकत्व बल उस पर काम कर रहा है, भले चुंबक उस पर चिपका ना हो, लेकिन बल क्या है, काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी दूसरा क्या है, गलत है। अब जहां जहां दो है उत्तर होगा नहीं होगा। आइए देखते हैं गुरुत्व, अब तो उत्तर लगाना ही होगा फिर तो एक से ही। ग्रेविटेशन बल तो हमें दिखाई नहीं देता है, केवल काम ही करता है। और पृथ्वी पर सामान्यता बल कौन सा है, तो ग्रेविटेशन है। और सबसे बड़ा बल कौन सा है, तो नाभिक है। क्या है, नाभिक। यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाए, यानी खुरदुरी सतह को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और संपर्क में रखा गया, और संपर्क में रखा जाता है, तो दोनों के बीच का घर्षण बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, आगे स्लो होगा। स्लो क्या है, क्या स्लो, क्या 42 में, सुनिए सुनिए मेरी बात को। गाड़ी रोड पे चल रही है, पहिया जो है, पहिया गाड़ी का जो पहिया है, अपने जड़त्व को क्या किया है, बनाए हुए है। अपने स्थायित्व को क्या किया है, बनाए हुए है। कोई वस्तु चाहे वो गति कर रही हो चाहे रुकी हो, ठीक है, उसमें जड़त्व होता है, वो अपने जड़त्व को बनाए हुए होती है, जब तक कि उसके कोई बाहरी फोर्स ना लगाए। न्यूटन का नियम पढ़ा है पहले, सुनो मेरी। अरे तुम वही बोल रहे हैं, चाहे वस्तु गतिमान अवस्था में हो चाहे वस्तु विरामावस्था में हो, दोनों अवस्था में उसमें क्या होगा, जड़त्व होगा। दोनों अवस्था में उसमें जड़त्व होगा। जब जड़त्व होगा तो उसमें स्थैतिक घर्षण होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी जब पहिया रोड पे चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले स्थैतिक घर्षण होता है, ताकि वो रोड पर अपने बैलेंस को बनाए रखे। नहीं तो भैया एरोप्लेन की तरफ फिर तो गाड़ी उड़ जाएगी ना। समझ रहे हैं, देखिए कोई वस्तु चाहे गतिमान अवस्था में है चाहे अपने विरामावस्था में है, वस्तु अपने जड़त्व को क्या करती है, बनाए रखती है। जो वस्तु अपने जड़त्व को बनाए रखती है उसके अंदर घर्षण कौन सा होता है, तो स्थैतिक होता है। समझे मेरी बात को, ठीक है, नहीं हाँ परेशानी है। अच्छा क्या कर देता, बताइए क्या करें, क्या करें बताइए, आप बताइए हम क्या करें फिर इसमें। ठीक है, आप बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, और गतिज को पहले ला दे। हाँ, एक चीज समझिए ना, थोड़ा सुनिए मेरी बात को। अच्छा देखो, पहिया हटाओ, गाड़ी को हटाओ और पहिया हटाओ। देखो हम चल रहे हैं, हम देखो चल रहे हैं, ठीक है, क्या मेरे अंदर स्थैतिक घर्षण है या नहीं, है ना। अगर नहीं होता तो हम गिर जाते, क्या नहीं होता तो हम गिरते फिर। ठीक है, अब शांत रहिए, चुप रहिए, अब उत्तर लगाए सी, अब बढ़ेंगे आगे। अरे जब हम बता रहे हैं कि वस्तु चाहे गतिमान हो चाहे रुकी हो, ध्यान दीजिएगा आगे। अब मत बात करो, मत शोर करो, हो गया ना। दिया है एक सीढ़ी किसी सुचारू भूमि पर विरामावस्था पर है, एक सीढ़ी कहीं पे लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। एक रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत झुका हुआ है। एक ऐसी दीवार है जो ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर, और ये क्या है, रुक्ष है, यानी कि खड़बड़ी है ऐसे। सीढ़ी को उस पे क्या करा गया, लाके टिका दिया गया। ठीक है, सीढ़ी को लाके क्या करा गया, टिका दिया। जैसे समझिए ना, समझिए, जैसे एक दीवार है और दीवार समतल नहीं बल्कि क्या है, खुरदुरी है, और हमने बाहर से एक तो सीढ़ी लाया और सीढ़ी को लाया इसे यहाँ पे टिका दिया, यही होता है ना। अरे जो घर में सीढ़ी होती है इसे कहीं ला के टिकाते ही है, तो उसमें जो घर्षण होता है ये कहाँ पे लगता है, तो यहाँ कहाँ लगता है, यहाँ पे, यहाँ लगता है, यहाँ, यहाँ का मतलब इसके ऊपरी छोर पर दीवार की ओर, इसके ऊपरी छोर पर दीवार से दूर, इसके ऊपरी छोर पर दीवार के नीचे, या इसके ऊपरी छोर पर दीवार के कहा, ऊपर, दीवार के कहा, ऊपर। ध्यान दीजिए, बना लीजिएगा। अरे ऊपर लगा है तभी तो, नहीं तो सीढ़ी फिर क्या करेगी, सरक जाएगी ऐसे। आगे देखो प्रश्न दिया है, सब क्वेश्चन हमने बोला सब प्रैक्टिकली था, कोई टेक्निकली सवाल नहीं था। दिया है कि निम्नलिखित में से कोई कौन सा कथन ठीक है। घर्षण का बल जो दो सतहों के संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सही बात है क्या। तो क्षेत्रफल से क्या मतलब, क्षेत्रफल कितना हो बड़ा हो, लुब्रिकेंट लगा दिए, घर्षण का काम खत्म। ठीक है, आगे दिया है कि परिसीमा घर्षण का परिणाम दो सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए स्थिर अनुपात पर क्या करता है, वहन करता है। ध्यान दीजिएगा, उनके स्थिर अनुपात पर वहन करेगा कि जो वस्तु हमने जिस सरफेस पे जो वस्तु रखा है, इस सरफेस का घर्षण कितना है और इस वस्तु का भार कितना है, और इनके बीच लगने वाला जो घर्षण गुणांक है ये कितना, ये सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर बी अपने आप में क्या है, सही है। घर्षण का बल दो सतहों के संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहा क्या हो गया, अच्छा निर्भर नहीं करता है,
करता है दिया, यानी सी वाला क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ए और बी। आगे प्रश्न दिया है, एक स्कूटर का वजन 120 केजी है। तो 120 किलो का एक तो स्कूटर है, ठीक है, लड़का तो चलाएगा नहीं, स्कूटी है कि स्कूटर, 120 किलो का स्कूटर है, और जो व्यक्ति चला रहा है उसने ब्रेक लगा दिया और पहिया घूमना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। बंद करने के बाद भी पहिया क्या होता है, फिसलने लगता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जिस रोड पे स्कूटर खड़ी है और इसका पहिया है, ब्रेक लगाने के बाद भी पहिया क्या होता है, फिसलता है। अब इनका जो यहाँ का घर्षण गुणांक होगा दिया, इस घर्षण गुणांक का मान कितना है, 0.4 है। घर्षण गुणांक का मान कितना है, 0.4। स्कूटी का वजन कितना है, 120 है। कितना है, 120 केजी। तो ध्यान दीजिएगा, घर्षण गुणांक से क्या होता है, मल्टीपल, यानी 120 इंटू क्या हो जाएगा, 0.4। 12 चौको कितना होता है, 48। 480.1 स्थान पहले था, यानी 48 केजी। ध्यान दीजिए, बना लीजिए। यानी जो ठेला, यानी स्कूटर को ब्रेक लगाने पर जो पहिया फिसलते हुए जा रहा है उस पर भी एक बल लग रहा है, उस बल का मान कितना है, तो 48। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारण करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई है। ध्यान दीजिए, सुनिए क्या दिया है, आकार। आकार बदलता है क्या, आकार नहीं बदलता यार, मतलब ये याद ही रखिए, याद ही रखिए, आकार परिवर्तन नहीं, आकार परिवर्तन नहीं, याद ही रखिए, आकार परिवर्तन नहीं। गैस का विकास होता है, बिल्कुल। रंग में परिवर्तन होता है, एकदम होता है, ठीक है। कॉपर को ऑक्सीकृत करा दीजिए, हरे रंग की परत जम जाएगी, रंग में परिवर्तन दिख गया आपको। ध्यान दीजिएगा, राज्य यानी स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था। क्या होगा, अवस्था। अवस्था परिवर्तन होती है क्या, एकदम होती है। यानी अवस्था में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं पूछा है, उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, किसी रासायनिक प्रक्रिया में दो यौगिकों के बीच बंध या आयनन विनिमय करके विभिन्न यौगिक बनाए जाते हैं। भैया आयन का मतलब आपने सुना होगा H+ आयन और OH नेगेटिव, ऐसा सुना है आपने ना, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं आयन। आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर दो कंपोनेंट के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, जैसे कि हमने दो कंपोनेंट बनाया, एक हमने बनाया HCl और एक हमने बनाया क्या, NaOH। क्या बनाया हमने, NaOH। एक हमने क्या बनाया, NaOH। हमने कहा कि H पर पॉजिटिव है और Cl पे क्या है, नेगेटिव। Na पर पॉजिटिव है, OH पे क्या है, नेगेटिव। अब इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान। आयनों का जब हम आदान प्रदान करेंगे तो यहां से हमें दो तत्व मिलेंगे, एक तो मिलेगा हमें H2O और दूसरा हमें क्या मिलेगा, Na और Cl मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से दो कंपोनेंट या दो यौगिक बने, यानी ये कैसी प्रक्रिया है, तो दोहरी विस्थापन। कैसी प्रक्रिया है, दोहरी विस्थापन। यानी आयनों के, ध्यान दीजिएगा, विनियमन पर हमें दो वस्तुएं मिली, दो कंपोनेंट हमें मिले, दो तत्व हमें मिले, इसलिए ये क्या है, दोहरा विस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। आगे बढ़ेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा प्रकृति में इंडोथर्मिक होती है। अब सुनिए थोड़ा सा नॉर्मल आसान भाषा में, प्रक्रिया दो प्रकार की, एक तो इंडो होगी और दूसरी क्या होगी, एक्सो। एक तो इंडो और दूसरी कौन सी, एक्सो। इंडो और एक्सो। जब हीट को बाहर की तरफ छोड़ा जाए, हीट को क्या करा जाए, बाहर की तरफ छोड़ा जाए, तो अपने आप में प्रक्रिया कैसी है, एक्सो। ध्यान दीजिएगा, जब हीट को अंदर की तरफ क्या करा जाए, रिसीव करा जाए, जब हीट को अंदर की तरफ रिसीव किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडो। अब जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान दीजिए और इसको लिखिए लीजिए, ठीक है। जो अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटक का नाम सुना है आपने। अपघटक हमेशा रिसीव करने का काम करता है, डोनेट करने का काम नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, यानी जो अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, इसमें हमेशा हीट जो होती है, हीट ये हमेशा क्या होती है, रिसीव होती है हीट, यानी हीट हमेशा कहां जाती है, तो अंदर की तरफ जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप देखो पढ़ो, तो रासायनिक प्रक्रिया हमेशा प्रकृति में इंडोथर्मिक होती है। दहन प्रक्रिया, भाई दहन से क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, तो हीट कहाँ आएगा, बाहर, तो इंडोथर्मिक होगा नहीं। विस्थापन प्रक्रिया के दौरान भी, जैसे चूने को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, विस्थापन प्रक्रिया के दौरान भी ध्यान रखिए बाहरी हीट निकलेगा। संयोजन प्रक्रिया में भी हीट बाहर निकलता है, लेकिन अपघटन प्रक्रिया में हीट हमेशा क्या होगा, रिसीव होगा, अंदर की तरफ जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, उष्मा क्या होती है, निकलती है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है। उष्मा जहां से निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं,
तो उष्माक्षेपी क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। ध्यान दीजिएगा एंडोथर्मिक में हमेशा हमेशा इसमें हीट कहाँ जाती है? अंदर। हमेशा हीट कहाँ जाएगी? अंदर। अपघटन में भी हमेशा हीट कहाँ जाएगी? तो अंदर की तरफ जाती है, बाकी संयोजन में सामान्य रहती है। आगे दिया है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक या अधिक अणु दोहरे या त्रिबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, या तो दोहरे बंध के माध्यम से जुड़े हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से अगर कोई कंपोनेंट अगर आपस में जुड़े हो तो अपने आप में प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो अतिरिक्त होती है। क्या होती है? अतिरिक्त होती है। ध्यान दीजिएगा एक बॉन्ड होगा तो हम उसको सिंगल बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बढ़ेगा तो अपने आप में प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो अतिरिक्त होगी। और आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? एंडोथर्मिक का मतलब हीट क्या होगा? हीट क्या होगा? रिसीव होगा। हीट कहाँ होगा? अंदर आएगा। हीट कहाँ होगा? अंदर आएगा। ध्यान दीजिएगा हीट क्या होगा? तो अंदर आएगा। तो यह पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विघटन, भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? धुआं। धुआं का मतलब हीट कहाँ गया? बाहर गया। सल्फ्यूरिक एसिड का पतला होना, सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा कम प्रभावी बनाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? वाटर। क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब में भी अगर हम पानी डालेंगे तो वहां से भी क्या निकलेगा? धुआं। यानी हीट कहाँ हो गई? बाहर चली गई। प्राकृतिक गैस जलती है तो भी हीट कहाँ जाती है? बाहर ही जाती है। यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा? फेरस सल्फेट का अपघटन। और हमने पढ़ा भी है कि अपघटन जहां भी होगा वहां पर हीट हमेशा क्या होगी? तो रिसीव होगी। ध्यान दीजिए आगे प्रश्न दिया है कि किसी अम्ल या क्षार का जल में विलीन होना क्या कहलाता है? किसी अम्ल, कोई अम्ल ले लेते हैं, HCl ले ले कि कुछ और ले लेते हैं इसी को, और कोई क्षार यानी NaOH को रख लेते हैं, ठीक है। दिया है किसी अम्ल या क्षार का जल में विलीन होना। जल में ये क्या हो रहा है? विलीन हो रहा है। देखो किसी अम्ल या क्षार का जल में विलीन होना, अगर इनको हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमने बताया था कि यहां से क्या मिला था? NaCl। क्या मिला? NaCl। और क्या मिला? यहां से पानी। NaCl और क्या मिला? पानी मिला। NaCl और पानी यहां से मुक्त हुआ। ध्यान दीजिएगा और ये जो प्रक्रिया हमने कराई तो हमने देखा कि यहां से जो हमें तत्व मिले, एलिमेंट मिले, इनकी प्रकृति कैसी देखी हमने? उदासीन। तो प्रक्रिया कैसी कही गई? उदासीन अभिक्रिया कही गई। बाकी अपघटन होगा तो हमेशा, अपघटन जब भी होगा तो हमेशा हीट बाहर होगी कि अंदर होगी? अपघटन में हमेशा हीट कहाँ होगी? अंदर होगी। ध्यान रखिएगा एंडोथर्मिक में भी हीट हमेशा कहाँ होगी? अंदर। उष्माक्षेपी में हीट हमेशा क्या होगी? बाहर। हीट हमेशा क्या होगी? बाहर होगी। ठीक है, एकदम आसान कंसेप्ट है। अपघटन पूछे ध्यान दीजिएगा, और बाकी इंडो देगा तो वो तो इंडो शब्द ही अंदर के लिए होता है। एंडोथर्मिक दे तो हमेशा हीट कहाँ जाएगी? अंदर। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर एक लवण और पानी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दिया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या करें? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाएंगे। इसको हम निराकरण कहते हैं कि आसवन कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस कहते हैं। भैया ध्यान दीजिए, सुनिए, आइए पढ़ते हैं। देखिए अगर वाटर टूटेगा, अगर वाटर का कंपोनेंट क्या होगा? टूटेगा। जल के अणु जब टूटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? जल का अणु जब भी टूटेगा अपने आप में क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा दिया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी, पानी वाला तो हमने क्लियर कर दिया कि जब भी टूटेगा वाटर तो अपने आप में क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। उसको हमने हटा दिया। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निराकरण। और निराकरण को अगर हम जरा सा और हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहे तो जरा ध्यान दीजिएगा, निराकरण को हम क्या बोल सकते हैं? उदासीन, यानी जिसका कोई काम ही ना हो, जिससे कोई इंटरचेंज ही ना दिखे। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है? उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा बाहर होगी कि अंदर होगी? उष्माक्षेपी में ऊर्जा क्या होगी? अपघटन में ऊर्जा क्या होगी? अंदर। ध्यान रखिएगा कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्जा कहां जा रही है? कपूर का ऊर्ध्वपातन में ऊर्जा, एनर्जी, कपूर का किसमें उष्माक्षेपी प्रक्रिया है? कपूर का ऊर्ध्वपातन, मुझे छूने का पानी के साथ प्रतिक्रिया या पानी का वाष्पीकरण। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कपूर जब जलता है तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए, कपूर जब जल रहा होता है, जब कपूर का ऊर्ध्वपातन हो रहा है तो आसपास की एनर्जी को क्या करता है? अपनी तरफ क्या करेगा? खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, बस हमें ऐसा महसूस होता है कि उससे कुछ बाहर हो रहा है, लेकिन आसपास की एनर्जी को अपनी तरफ क्या करता है? वो खींचता है, रिसीव करता है। ध्यान दीजिएगा वाष्पीकरण में भी सेम वही प्रक्रिया है। आसपास के गैस को, आसपास के, ध्यान रखिएगा, द्रव को या फिर आसपास के गैसीय हिस्से को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। बुझे चूने के साथ पानी, या बुझा चूना में पानी अगर हम डाल देते हैं तो वहां से निकलने वाली गैस होती है, और अपने आप में कैसी प्रक्रिया है? तो उष्माक्षेपी है।
आगे प्रश्न दिया है कि अमोनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट पूछा है और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट है, सॉरी सोडियम सल्फेट, NaSO क्या है, SO4, Na2SO4, और क्या है भैया, और क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, BaCl2, हाँ Cl2 है, एक सेकंड, क्लोराइड है यानी Cl2, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है कि विलयन की अभिक्रिया डैश डैश एक उदाहरण है, एकल विस्थापन, उष्माक्षेपी, दोहरा विस्थापन या एंडोथर्मिक। हमने आपको HCl और क्या HNO3, इन दोनों को हमने अभिक्रिया करके दिखाया था कि वहां से दो कंपोनेंट निकल के आते। सेम इसी तरह से जो Na होगा इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन होगा, और SO4 पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। Ba पर कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव, और Cl2 पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से Na के साथ कौन जुड़ेगा, Cl2, NaCl2, और Ba के साथ कौन जुड़ जाएगा, तो SO4 जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से निकलने वाले कंपोनेंट क्या है, दो, यानी विस्थापन कैसा हो रहा है, दोहरा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए प्रश्न दिया है, अरे सीधा सा मतलब है, ई सब करने से ज्यादा बेहतर है ए और बी पर इसको सीखिए, ठीक है। ए प्लस आयन है, बी माइनस आयन है, ध्यान रखिएगा, जुड़ेगा, इधर आपका हो जाएगा सी प्लस आयन और यहाँ पर हो जाएगा डी माइनस आयन। अब यहाँ से जो मिलकर बनने वाला कंपोनेंट होगा ये ए और क्या होगा, डी होगा, और बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी दो तरह की अभिक्रिया यहाँ से दिखी, तो कैसी अभिक्रिया है, तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। आगे प्रश्न दिया है, जब ऑक्सीजन में कार्बन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन से क्या जल रहा है भैया, कार्बन, ठीक है, यहां से निकलती है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो योगात्मक प्रतिक्रिया है, प्रतिस्थापित प्रक्रिया है, अपघटन है कि दहन है, क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो दहन ही करता है, दहनशील गैस। आगे क्या होता है जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, कोई धातु का मतलब क्या है, मेटल है, कोई क्या है, मेटल, अभिक्रिया किसके साथ कर रही है, ऑक्सीजन, क्या कर, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन, यानी M और O, क्या हो जाएगा, मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक का मतलब धात्विक ऑक्साइड। आगे प्रश्न दिया है, डैश डैश उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन करने वाले डोब्रेनियर कौन थे। डोब्रेनियर से एक सवाल है, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते होंगे, तो आवर्त सारणी पर इन्होंने कुछ काम किया था और नियम कैसा दिया था, त्रिक नियम। ध्यान दीजिएगा, त्रिक नियम देने वाले कौन थे, डोब्रेनियर, और इन्होंने अपने त्रिक नियम में कुल कितने एलिमेंट के बारे में बताया था, 21, कितना एलिमेंट, 21, कितने आवर्त के बारे में इन्होंने बताया था, आवर्त कितना बताया, 7, और कितने ग्रुप के बारे में बताया था, 3, कितना ग्रुप बताया, 3, 7 3 या कितना, 21 एलिमेंट पे इन्होंने प्रयोग किया था। बाकी ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था कि पुरानी, क्या है सर, पुरानी, कौन सी दिया था, पुरानी। और मोजले की बात करते हैं, आवर्त सारणी कौन, न्यूलैंड ने नियम दिया था कौन सा, अष्टक, और अष्टक नियम किस पे आधारित था, संगीत की धुन के, धुन पे सारे गामा पाधा नी, सा कहें बोले, संगीत के 7 सुर सारे गामा पाधा नी, केवल नी, सा मत बोलो। आगे दिया है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, अगर कोई भी वनस्पति तेल हो, वनस्पति तेल अगर इसका हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनीकरण, तो यहां से बनेगा घी, क्या बनेगा, घी बनेगा, यहां से बनेगा घी, और इसमें सहायक कौन होता है, तो निकल होता है। आगे बाकी देख लीजिएगा, हीलियम, सीसा वीसा सब, हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम अपने आप में क्या है, तो नोबल है। आगे जिस प्रक्रिया में बिजली 10% NaCl के साथ पारी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाई 10% NaCl, बिजली का मतलब बिजली प्रवाहित की जाती है, यानी पानी के थ्रू वहां पर बिजली भेजी जाती है, उसको हम क्लोरो क्षार प्रतिक्रिया के नाम से जान, सीधे याद कर लीजिएगा इसको। बाकी आगे प्रश्न दिया, दोहरी अपघटन प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। हमने कहा कि जब डबल प्रक्रिया होगी तो हमेशा आयन आदान प्रदान होगा, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, ऐसा ही है ना। आयन का क्या होता है, आदान प्रदान, जैसा कि मैंने बताया था, A प्लस और B माइनस करके, C प्लस और D माइनस करके बताया था। यहां से हमेशा आयन क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। प्रश्न दिया है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करिए, CH3 दिया है, CH2 दिया है, OH प्लस 3O2, ये अपने आप में क्या है, क्या है, इथाइल है कि मिथाइल है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है नहीं, कैसा एल्कोहल है, इथाइल है। ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए, पूछा इस अभिक्रिया को पूरा करें। अच्छा, इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए समझिएगा,
देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन आइए गिना जाए, कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे 6 तो हाइड्रोजन हो। 3, हाँ ये हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं है, 4 ही है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, या तो उत्तर आपका ए होगा या फिर क्या होगा, सी। आइए देखते हैं, कार्बन है, कार्बन कैट है दो, यहाँ पर एक ही कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लगा लीजिए। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया को क्या कर दे, तेज कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम अपने आप में एक प्रकार का उत्प्रेरक है। क्या है, दरअसल पूछा ही था डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है, तो उत्तर था प्लेटिनम, इसलिए हम बोल दिए। देख लेना एक बार, प्रतिक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। आगे, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, भाई हीट के साथ हमें लाइट भी मिल रही है, हीट के साथ हमें क्या मिल रही है, लाइट। आग जला दो, हीट भी मिलेगी और क्या मिलेगी, लाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दहन प्रक्रिया बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, उष्मा अवशोषित होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है कि गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है भैया, हमने बोला कि हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज होगा ऊष्माक्षेपी, गर्मी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। और जब हीट रिसीव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी दहन प्रक्रिया, एंडोथर्मिक या विस्थापन प्रक्रिया। उत्तर क्या है, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया के विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, दिया है कि कौन सी प्रक्रिया संयोजन प्रक्रिया की विपरीत है, दोहरा विस्थापन है कि विस्थापन है कि विक्षेपण है कि अपघटन है। उत्तर क्या होना चाहिए, अपघटन होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अवक्षेपण बनता है, अवक्षेप कहाँ बनता है, अपघटन में बनेगा, दोहरा विस्थापन में, संयोग में बनेगा कि विस्थापन में बनेगा, कहाँ बनता है, अवक्षेप। अवक्षेप दिया है, अवक्षेप, अवक्षेप पूछा है कि अवक्षेप का निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण जो होता है हमेशा किस में, दोहरा विस्थापन में होगा ना, दोहरा विस्थापन। उत्तर लगा लीजिएगा भैया। आगे देखिए प्रश्न दिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया डैश डैश उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करेगी, इमल्सन, अघुलनशील लवण, क्षार या एसिड, क्या उत्पन्न करती है, ठीक है, लवण के बाई कंपोनेंट को उत्पन्न करती है जो कि घुलता ही नहीं है। प्रतिक्रिया MgO प्लस CO अभिक्रिया करके बना रहा है Mg प्लस CO2। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, भाई ऑक्सीजन हटकर किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन हटकर कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, CO के पास। और किससे हट रहा है, हाँ ऑक्सीजन मुक्त कौन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन मुक्त कौन हो रहा है, MO, और कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन कहां से हटाया जा रहा है, हट रहा है, हटाया जा रहा है कहां से। आगे दिया है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का प्रमुख कारण क्या है, खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीडेंट होंगे तो उसमें क्या होगी, दुर्गंध होगी। ऑक्सीकृत होगा ही नहीं तो सड़ेगी, जैसे फ्रिज में देखिए ना, ऑक्सीकृत होने से बचा देता है, जैसे ही बाहर निकाले 1 घंटा में ऑक्सीकृत हुआ, तुरंत खराब हो गया। इसीलिए कहते हैं फ्रिज से सामान निकालो तुरंत खाओ उसको, भले पेट के अंदर जाके डिस्टर्ब करे। ठीक है, और ऐसा ही है, मतलब वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है जो उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करेगी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है कि अमोनिया। कौन सा एक धनायन है भैया, तो अमोनिया। क्या है, अमोनिया। ध्यान रखिएगा, अमोनिया एक वो खत्म